Good morning, students. I'm Dr. Shubhra Jain from Government College Sector 9, Gurugram, Department of Commerce. Today, we are going to discuss the topic of reconciliation of cost and financial accounts. First, in this session, we are going to discuss these 5 points: meaning of reconciliation, need for reconciliation, causes of difference between the results showing by the cost and financial books, next reconciliation procedure, and then I will solve a practical problem. Okay, so the first question is that what is reconciliation? See students, जैसा कि आपने पहले स्कूल में 11th-12th में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी पढ़ा हुआ है। ओके, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि चूंकि बिजनेसमैन के यहाँ पर जो बैंक अकाउंट मेंटेन होता है और उसके बिजनेस के नेम से जो बैंक में बैंक अकाउंट मेंटेन है, तो बैंक अकाउंट के बैलेंस एंड बैंक पासबुक के बैलेंस में बिकॉज डिफरेंस होता है एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, सो उस डिफरेंस को कंसोलिडेटेड करने के लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी लाने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते थे उसको हम BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते थे। सी बिल्कुल इसी तरीके से जब बिजनेस अगर 2 सेट ऑफ डिफरेंट बुक्स मेंटेन करता है, कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ओके, सो वहां पर उनके सामने क्या प्रॉब्लम आती है कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड दे कैन नॉट शो 2 types of profits in the balance sheet or loss in the balance sheet. ओके, सो उन्हें क्या करना है, अपनी जो 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग बुक्स हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रही हैं, उसको क्या करना होता है, उन्हें रिकंसाइल करना होता है। सो इस चैप्टर में मैं आपको ये बताने वाली हूं, ठीक है। सी अब फर्स्ट, व्हाई इट इज नीडेड। कि कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स से जो प्रॉफिट्स आते हैं उनको रिकंसाइल करने की नीड क्यों है। फर्स्ट, बिकॉज दीज आर द रीजंस, बोथ अकाउंट्स एक ही टाइम पीरियड में डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस शो करती हैं। सेकेंड, बोथ टाइप ऑफ अकाउंट्स में समटाइम्स कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स ओमिटेड रह जाते हैं कि लिखने से रह जाते हैं, या ओवर और अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स एक्सपेंसेस हो जाते हैं। थर्ड, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बोथ सेट ऑफ बुक्स इट इज नेसेसरी टू रिकंसाइल द प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट, it ensured the reliability of cost accounts in order to correct the calculation of cost of production। ठीक है, कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट की गई है कॉस्ट अकाउंट्स में, उसकी रिलायबिलिटी शो हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है इससे वापस। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स internal control by highlighting the various increase or decrease in profits। okay, because प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करने के लिए, प्रॉफिट्स और लॉसेस को रिकंसाइल करने के लिए जो भी अकाउंटेंट है वो एक बार वापस से गो थ्रू होता है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक से। ओके, सो इंटरनल कंट्रोल भी रह जाता है, दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बना रहता है। डेप्रिसिएशन, स्टॉक वैल्यूएशन एंड ओवरहेड से रिगार्डिंग मैनेजमेंट को अगर कोई पॉलिसीज बनानी है तो उसमें हेल्प मिल जाती है, एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलती है। सो दीज आर द रीजंस कि किनके कारण हमें
एक ही टाइम पीरियड में कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स जो डिफरेंट प्रॉफिट्स शो कर रही हैं उनको रिकंसाइल करना होता है। नाउ अब हमारे माइंड का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं या ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिनके कारण कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स डिफरेंट प्रॉफिट्स शो करते हैं। तो हियर इज द कॉजेज। फर्स्ट, एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल्स। सी स्टूडेंट्स, आपने आउटपुट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग ये की है, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉस्ट बुक में कभी कभी हम प्रॉफिट्स एक्चुअल पे शो करते हैं और कभी कभी हम प्रॉफिट किस पे शो करते हैं, एस्टिमेट बेस पर शो करते हैं, ठीक है ना। जब आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे होते हो तो आप कॉस्ट बुक पे शो करते हो, ठीक है, एक्चुअल में शो करते हो। जब आप टेंडर प्राइस कैलकुलेट कर रहे होते हो तो सारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एस्टिमेटेड होते हैं। ओके, सो कॉस्ट अकाउंट्स में हमारे पास एक्सपेंसेस शो करने के दो बेसिस होते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंट्स, सो यूजुअली उसमें हम जो एक्सपेंसेस शो करते हैं वो एक्चुअल बेस पे करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि दोनों बुक्स जो प्रॉफिट और लॉस शो करती हैं वो डिफरेंट हो सकता है। नाउ दीज फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम्स द कॉस्ट ऑफ विच मे बी डिफरेंट इन फाइनेंशियल बुक्स एंड कॉस्टिंग बुक्स। अब वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनमें यूजुअली इन दोनों बुक्स में अमाउंट का डिफरेंस आ सकता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट मटेरियल। ओके, कॉस्ट अकाउंट्स में हम जब मटेरियल शो करते हैं तो जिस प्राइस पे मटेरियल परचेज किया गया है उस पर शो होता है, ठीक है। फाइनेंशियल बुक्स में जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड हुई है हमको उसके हिसाब से शो करना होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो दीज आर द एक्सपेंसेस। डायरेक्ट लेबर में जब हम कॉस्ट में शो कर रहे हैं तो एक्चुअल पे शो कर रहे हैं, या फिर वेजेस रेट और आवर ऑफ वर्क दोनों पे शो होती है, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें एक्चुअल में डीए, पे रिवीजन, बोनस ये सब पॉइंट्स भी होते रहते हैं जिनका ध्यान फाइनेंशियल बुक्स में रखा जाता है। सेम पॉइंट्स फॉर ओवरहेड्स, ठीक है। कॉस्ट बुक्स में ओवरहेड की रिकवरी पर जनरली इशू होता है कि ओवरहेड्स आपने अंडर या ओवर रिकवर तो नहीं कर लिए, ठीक है ना। फाइनेंशियल बुक्स में यूजुअली जो एक्सपेंसेस चार्ज किए जाते हैं वो हम किस पर करते हैं, एक्चुअल में कर लेते हैं। Next, depreciation. As you know, we have a different type of methods of charging depreciation. If we are talking about financial books, so usually we have a two type of methods, fixed installment method and written down value method or a diminishing value balance method. Okay. सो फाइनेंशियल बुक्स में डेप्रिसिएशन हम इनमें से किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके चार्ज करते हैं, बट उस सेम एसेट्स पर ही अगर कॉस्ट बुक में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है तो यूजुअली मशीन आर रेट मेथड जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है या ऐसे ही कुछ और मेथड्स होते हैं उन पर चार्ज किया जाता है। सो एक ही एसेट्स पर एक ही टाइम पीरियड में दोनों बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है या किया जा सकता है, तो उनके अमाउंट में डिफरेंस आता है, ठीक है। सो ये क्या रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन कि एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल्स के हिसाब से जो एक्सपेंसेस चार्ज किए गए हैं बोथ बुक्स में उनमें अमाउंट में जो डिफरेंस आता है वो एक कारण है, ठीक है। सेकंड, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। See, as you know students that we have a three types of stock: raw materials, WIP and finished goods. See, first we are talking about the raw material valuation. In financial accounts, usually stock valued on cost or market price, whichever is less. This is the rule, okay. But in cost accounts, the rule there are a different methods of calculation of raw material price, like FIFO method, LIFO method, weighted average method, standard price method, so many methods, okay. So because
in financial accounts and in cost account, we have a different methods of raw material valuation. So this will create a difference between the amount. Same for the work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस में यूजुअली जब हम कॉस्ट बुक्स की बात करते हैं तो वहां पर WIP वैल्यूड होता है आपका प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स the WIP may be valued after considering a part of administrative expenses. See कितना डिफरेंस है. कॉस्ट अकाउंट्स में हम WIP कहाँ वैल्यू करते हैं? यूजुअली ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट. ओके, फैक्ट्री कॉस्ट. ओके, एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम कहाँ वैल्यू करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पार्ट मानते हैं. ओके, लाइक ऐसे ही आपके फिनिश गुड्स होती हैं. ओके, फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो वही कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे वैल्यू किया जाता है, और जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट अकाउंट्स होती हैं, उसमें इसको वैल्यू किया जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे. सो सी आपने देखा स्टूडेंट्स कि वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन कॉस्ट बुक्स एंड अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स बुक्स. सो दिस इज द रीजन कि इन दोनों के अमाउंट में डिफरेंस आता है. ओके, नेक्स्ट सी थर्ड इज items included in financial accounts only. There are certain items which are included in the financial account but not in the cost accounts. These includes, see students, कुछ इस तरीके के आइटम्स होते हैं जो हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही इंक्लूड करते हैं और उनको कॉस्ट बुक्स में एक्सक्लूडेड माना जाता है. ये मैं आपको पहले भी काफी बता चुकी हूँ. लाइक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स होती है. ये हमने देखा है जब हमने आउटपुट कॉस्टिंग की है कि हम इनको कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते. तो जो एक्सपेंसेस आप सिर्फ किसी एक ही अकाउंट में इंक्लूड कर रहे हो तो उसका इफेक्ट तो फाइनल प्रॉफिट और लॉस पे आएगा ही. ओके, सेम ऐसे ही देयर आर फ्यू आइटम्स विच आर ओनली इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक्स. ठीक है, दिस इज द लिस्ट, प्लीज गो थ्रू. ओके, सो हमारे पास में कुछ इस तरीके के आइटम्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होती हैं जो या तो हम किसी एक ही बुक में लिख रहे हैं, या तो हम उसे कॉस्ट अकाउंट्स में लिख रहे हैं, या फिर हम उसको ओनली फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिख रहे हैं. तो इन दैट केस अगर आप किसी एक ही बुक में उसको शो कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अमाउंट में उसमें डिफरेंस आएगा. ओके, नाउ next item is abnormal gains and losses. See, as you all know, I told you earlier that abnormal items like abnormal profits and abnormal losses, we are not included in the cost books, never ever. Okay, because any type of abnormal losses we cannot charge from the customers. Okay, but you know that in financial accounts loss by fire, loss by theft, ठीक है, we are included in the financial accounts, trading and profit and loss account, but these items we cannot included in the cost books. Okay, so due to this कि abnormal losses and abnormal gains we are only included in the financial books, so that particular year profit may be differ. Okay, so these are the causes. Due to this both books shows difference in the results. Okay, now the next point, procedure of reconciliation. See,
आपको ये पता चल गया कि भाई ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनके कारण कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स डिफरेंट प्रॉफिट और लॉस शो कर रही है एक ही फाइनेंशियल ईयर में। नाउ द पॉइंट इज how we are going to reconcile these accounts. So here students, the cost and financial accounts are reconciled by preparing a reconciliation statement or a memorandum reconciliation account. It means we have two methods or techniques to reconcile the financial and cost books. First is reconciliation statement and second is memorandum reconciliation account. Please students ध्यान रखिएगा, the name is reconciliation statement and with memorandum we have a word is account. Okay, so first I'm going to explain the reconciliation statement. The same principle of bank reconciliation will apply here. One start with the profit shown by one set of accounts, usually cost accounts, as base profit, and items which do not tally are either added to it or deducted from it to get the profit shown by the other set of accounts like financial accounts. See, means जैसे आप लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया था, ठीक उसी रूल्स और प्रिंसिपल्स पर हम कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं. प्लीज सी केयरफुली. दिस इज द परफॉर्मर. ऊपर हेडिंग आ जाता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द पीरियड वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, देन आपको क्वेश्चन में टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स गिवन होंगे कि भाई एक टाइम पीरियड का कॉस्ट बुक का प्रॉफिट ये है और फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट ये है और ऑब्वियसली वो डिफरेंट अमाउंट के होंगे. आपको उनको रिकंसाइल करना है. तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले हम दिस इज द पर्टिकुलर कॉलम, दिस इज द अमाउंट कॉलम, इनर एंड आउटर अमाउंट कॉलम. सबसे पहले हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स ले लेते हैं. सी स्टूडेंट्स, आपको किसी बुक में हो सकता है कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स यहां पर दिख जाए फर्स्ट पॉइंट पे. सो डोंट वरी, यूजुअली वी विल टेक प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एट स्टार्टिंग. ओके, देन दिस इज द स्टेटमेंट. दीज आइटम्स एडेड होते हैं एंड दीज आइटम्स लेस होते हैं. बट अगर आपको किसी बुक में प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स स्टार्टिंग में दे रखा है तो आप इन एडजस्टमेंट को जस्ट रिवर्स कर दोगे. जो हम यहां पर ऐड कर रहे हैं वो वहां पर लेस हो जाएंगे और जो हम लेस कर रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे. बट आई वुड प्रेफर कि इट इजी आपके लिए ये रहेगा कि आप कोई भी एक स्टेटमेंट लर्न कर लीजिए. आई वुड प्रेफर दिस स्टेटमेंट कि यू जस्ट गो थ्रू विद दिस स्टेटमेंट. आप इसको लर्न कर लीजिए और यूजुअल प्रैक्टिस यही रखिए कि हम सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट्स जो प्रॉफिट शो कर रहे हैं वो लेंगे, उसमें आइटम्स को एड एंड लेस करके वी विल रीच टू द प्रॉफिट और लॉस एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट्स. ठीक है. सी, अब मैं आपको इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं. आपको लर्न तो करना ही है बट आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हम किन को ऐड कर रहे हैं आइटम्स को और किन आइटम्स को हम लेस कर रहे हैं. ओके, सो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट आपने सबसे पहले ले लिया. ठीक है, कि आपकी कॉस्ट बुक्स ने जो भी प्रॉफिट शो कर रखा है वो आपने यहां पे लिख दिया. अब आप उसमें कौन से आइटम ऐड कर रहे हो? सी, फर्स्ट, over absorption of overheads in cost accounts.
मतलब बिजनेस ने अपनी कॉस्ट अकाउंट की बुक्स में अपने ओवरहेड्स को ओवर कर रखा है, यानी कि ज्यादा चार्ज कर रखा है। ठीक है, तो आपको वो ज्यादा वाला पोर्शन हटाना है। इसका मतलब क्या करना है, मान लो उसको 1 लाख चार्ज करने थे और उसने 1,20,000 चार्ज कर दिए, तो उस 20,000 का डिफरेंस करने के लिए आप क्या करोगे, उस 20,000 को इसमें ऐड कर दो। आपको एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज लगाने थे और आपने एक्सपेंसेस 1,20,000 रुपीज चार्ज कर दिए। तो कॉस्ट बुक्स में अगर आपने एक्सपेंसेस चार्ज ज्यादा किए हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो अब उस प्रॉफिट को आपको इंक्रीज करना है, कितने से, 20,000 से, तो आपने 20,000 ऐड कर दिए। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ठीक है, कि आपने यहां पे कॉस्ट बुक का प्रॉफिट ले रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे किस एक्शन से कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कम हुआ था तो उसको बढ़ा दो, और बढ़ा था तो उसको कम कर दो। ओके, अब सेकंड, फाइनेंशियल इनकम्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंट्स। सी, कोई फाइनेंशियल इनकम है लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ठीक है, हम कॉस्ट बुक में तो वैसे भी कोई इनकम यूजुअली दिखाते ही नहीं है, ठीक है, तो हमने इसको यहां पर नहीं दिखाई थी। ओके, तो अब इनकम से क्या करना होता है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज ही करना होता है, तो हमने ऐड कर दिया। ओके, सेम ऐसे ही अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स, आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम वैल्यू कर रखा है, क्लोजिंग स्टॉक को कम वैल्यू कर रखा है, तो उसको आपको ज्यादा वैल्यू करना है ताकि आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए क्रेडिट साइड से। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर दोगे। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब लेस के आइटम्स देखिए, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट, हमने कम दिखा दिए ओवरहेड, हमें ओवरहेड दिखाने थे 50,000 और हमने 30,000 ही दिखा दिए, तो 20,000 से आपको अपने प्रॉफिट को और रिड्यूस करना है। ठीक है, तो आपने लेस कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, प्लीज लर्न इट, आई वुड सजेस्ट प्लीज लर्न इट। ओके, नाउ इन केस ऑफ लॉस द अमाउंट शैल अपीयर एज अ माइनस आइटम्स। ठीक है, अगर यहाँ पे जहां पे भी हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, अगर वहां पे लॉस दे रखा होगा तो आप इसको माइनस में कर लेना। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लॉस यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस इज द reconciliation statement. Now, the next is memorandum reconciliation account. सी स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट एक सिंपल जो हम ये एडजस्टमेंट स्टेटमेंट के फॉर्म में कर रहे हैं, हम उसी एडजस्टमेंट को एक अकाउंट के फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये कोई डबल एंट्री सिस्टम का अकाउंट नहीं है, बस सिर्फ इतना सा होता है कि हमने इन आइटम्स को स्टेटमेंट फॉर्म में ना लिखकर हम इन आइटम्स को एक अकाउंटिंग फॉर्म में लिख रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में लिख रहे हैं, बट ये आपका कोई डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये लर्न करना है। ठीक है, अब अगर आप अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बनाना है, तो आपको क्या करना है, जो हम यहां पर प्रॉफिट ले रहे हैं कॉस्ट बुक का, वो मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाता है। ठीक है, एंड ये आइटम्स जो आप ऐड कर रहे हो ये भी यहां पर क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, और ये आइटम्स जो आप लेस कर रहे हो वो यहां पर डेबिट साइड में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये यहाँ पे रॉन्ग मुझसे मेंटेन हो गई है। ठीक है, ये प्लीज कॉन्टिन्यूशन में है आपका, ऐसे मेमोरेंडम अकाउंट पूरा, ये बीच वाली लाइन इसमें नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने रॉन्ग
कर दिया है इसको, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूशन में है आपका मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, ओके। और क्या करना है, जो हम प्रॉफिट लेते हैं एज पर कॉस्ट बुक, उसको यहाँ क्रेडिट में लिखना है। उसमें जो आइटम्स ऐड करते हैं वो भी यहाँ क्रेडिट में आएंगे। कौन से वाले आइटम? ऐड वाले। और जो हम वहां पे आइटम लेस करते हैं वो यहाँ डेबिट में आ जाएगा। डिफरेंस आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो लाइक दिस यू विल प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स और रिकंसिलिएशन अकाउंट, okay. So now next I'm going to explain this problem. See, this is the question. See, यहाँ पे क्या है आपके, देखिए एक कंपनी है, उसने अपना नेट प्रॉफिट आपको शो कर रखा है दिस, ये है उसका फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से, और कॉस्ट बुक के हिसाब से उसका ये प्रॉफिट है। ये वो आइटम्स हैं जिनमें उसको डिफरेंस आया है, ठीक है। नाउ यू नीड टू प्रिपेयर reconciliation statement and memorandum reconciliation account. Here I am going to explain only the reconciliation statement. So this is the solution. हेडिंग आ गया आपका ऊपर, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट जो भी आपको डेट क्वेश्चन में गिवन है। सो हम स्टूडेंट सबसे पहले क्या लेते हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, ओके। सी, ये रहा, मैंने यही बताया था आपको, ये आपने लिख दिया यहाँ पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। अब उसके बाद आप क्या करो, ऐड डाल दो और कुछ स्पेस लीव कर देना, फिर लेस वर्ड लिख दो और थोड़ी स्पेस छोड़ दो। अब जैसे जैसे आइटम्स आते जाएंगे हम इसमें फिलअप करते जाएंगे, ठीक है। अब आप यहां देखो, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, उसने वर्क ओवरहेड इस अमाउंट से कम लिख दिए। अंडर रिकवर्ड मींस कम लिख दिए, तो आपको क्या करना है, अपने प्रॉफिट को इससे और कम करना है। अगर आपने कोई एक्सपेंसेस अंडर रिकवर कर रखे हैं तो उसको लेस कर दो, और ओवर रिकवर कर रखे हैं तो उसको ऐड कर दो। क्योंकि अंडर रिकवर का मतलब क्या है कि 10 रुपए लिखने थे, हमने 5 रुपए लिख दिए, तो 5 रुपए और लिख दो, ठीक है। तो ये देखो इसने लेस कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड उसने एक्सेस कर दिए, यानी ओवर कर दिए, ज्यादा लिख दिए। अब उसका इफेक्ट हटाना है तो वापस से प्रॉफिट में ऐड कर दो। आपके माइंड में आपको क्या चीज रखनी है कि हमें क्या प्रॉफिट में ऐड करना है जिससे प्रॉफिट बढ़ जाए, और क्या प्रॉफिट में कम करना है जिससे प्रॉफिट कम हो जाए, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट बुक का डेप्रीसिएशन तो 12,500 है, लेकिन फाइनेंशियल बुक का डेप्रीसिएशन कितना है, 11,200। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 1,300 रुपए से प्रॉफिट और डेप्रीसिएशन और बढ़ाना है आपको, ठीक है। क्योंकि उसके फाइनेंशियल बुक्स में डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना था, 11,200, बट उसने 12,500 कॉस्ट बुक में लिख दिए, तो 1,300 रुपए उसने ज्यादा लिख दिए थे, तो उससे उसका प्रॉफिट कॉस्ट बुक में कम हो गया। लेकिन हम एक्चुअल में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कौन सा कंसीडर करते हैं, जो कि कॉस्ट बुक का फाइनेंशियल बुक का होता है, ठीक है। तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वो आपको बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो उसने कॉस्ट बुक में लिखी नहीं थी, तो अगर कोई उसने इनकम कॉस्ट बुक में लिखी नहीं है तो आप लिख दो। लिखने का मतलब क्या है, प्रॉफिट को बढ़ा दो, यानी ऐड कर दो। सेम ऐसे ही बैंक इंटरेस्ट है, उसने लिखा ही नहीं था कॉस्ट बुक में, तो लिख दो, इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब इनकम टैक्स उसने सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में लिखा होगा, क्योंकि कॉस्ट बुक में तो हम प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स लिखते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है मतलब इनकम टैक्स को लेस करना है, ओके। सो ये इस तरीके से बनता है। पहले आप एक बार रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के आइटम्स को लर्न करिए और फिर इस एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखिए, ठीक है। सॉल्व करते हुए आपको सिर्फ क्या पॉइंट ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि हम कॉस्ट बुक का प्रॉफिट लेंगे और कहाँ रीच करना है, फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट पे। और उसके लिए क्या करना है हमें, हम उन आइटम्स को ऐड करेंगे जिसके कारण हमारे कॉस्ट बुक का प्रॉफिट वहां पर कम रह गया था, और उन आइटम्स को हम लेस करेंगे जिसके कारण हमारा कॉस्ट बुक का प्रॉफिट
कॉस्ट अकाउंट्स में या तो ज्यादा हो गया था या फिर हमने कंसीडर ही नहीं किया था। ठीक है, आप पहले इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की प्रैक्टिस करिए। मेमोरेंडम में तो आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ये अच्छे से बना लोगे तो फिर सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि हमने जो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट लिया है वो हम मेमोरेंडम में क्रेडिट साइड में शो करते हैं, जो आइटम्स हम यहाँ ऐड कर रहे हैं वो भी हम यहाँ क्रेडिट में शो कर देते हैं, जो आइटम्स हम लेस करते हैं वो हम यहाँ पे डेबिट में शो कर देते हैं, और जो डिफरेंस होता है वो आपका आंसर आ जाता है। ओके, सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, और अगर कोई क्वेरीज होती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।